साथियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर राष्ट्रपति, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में, जिसमें हम परिचय पढ़ेंगे, निर्वाचन और निर्वाचन की पद्धति पढ़ेंगे, अर्हताएं, शर्तें, शपथ, ये सब कुछ पढ़ेंगे। पदावधि या कार्यकाल कितने साल का होता है एक राष्ट्रपति का, ये पढ़ेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग कैसे एक राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, ये पढ़ेंगे। पद रिक्तता पढ़ेंगे और शक्तियाँ पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को रखा गया है संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में, और आर्टिकल नंबर आएंगे यहाँ पे 52 से लेके 78 तक। अब अगर बात करें भारत में राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है वो राज्य प्रमुख है, यानी कि नाम मात्र का प्रमुख है, और जो मुख्य मतलब कि वास्तविक प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके बारे में हमें एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम गणराज्य हैं तो हमारा राष्ट्रपति चुना हुआ होगा। जब चुना हुआ होगा तो हम निर्वाचन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल थोड़े से इन आर्टिकल्स के बारे में ब्रीफली पढ़ लेते हैं, फिर इन डेप्थ जाएंगे। तो 52 में कहता है राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है भारत का राष्ट्रपति। 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति। 53 के बाद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, और निर्वाचन की क्योंकि पद्धति अलग है, समानुपातिक एवं एकल हस्तांतरणीय पद्धति है, तो वो 55वें आर्टिकल में है। 56 में जो है वो कहा गया है कि ये बताओ कि तुम्हारा पद अवधि कितना है, कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष का होता है, और इसका ये जो है त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर बात करें 57 की, तो पुनर्निर्वाचन का वो बताया गया है कि एक ही व्यक्ति कई बार निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका की तरह 2 बार के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि भैया 2 बार ही तुम बन सकते हो। फिर 58 जो आर्टिकल है, इसमें अर्हताएं बताई गई हैं कि एक व्यक्ति को अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो वो क्या क्या उसको मतलब कि क्या क्या उसके अंदर अर्हताएं होनी चाहिए, मतलब कि एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। 59 जो है वो बोलता है, शर्तें कुछ रखता है कि राष्ट्रपति के लिए कौन सी शर्तें हैं। अगर आप राष्ट्रपति चुन जाते हो तो फिर आपको राष्ट्रपति भवन मिलेगा, आप जो लाभ का पद है आपका वो कम नहीं किया जाएगा, यानी कि मतलब जो आपको चीज़ें या सुविधाएं दी जा रही हैं उनको कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। 60 जो है वो बताता है शपथ के बारे में। 61 जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। ऐसे ही 62 जो आर्टिकल कहता है वो कहता है कि अगर रिक्त हो गया राष्ट्रपति का स्थान तो उस टाइम पे क्या कैसे काम चलेगा। 63 से लेके और 60-70 तक के हैं आपके उपराष्ट्रपति के प्रावधान, तो उपराष्ट्रपति की एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बता देंगे। और फिर जो है 71 और 72 में जो है वो क्षमादान की शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो इसको ओवरऑल मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन इन डेप्थ जाके अभी निर्वाचन बहुत अच्छे से पढ़ना है और हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। तो आपको परिचय आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं निर्वाचन के बारे में। अब निर्वाचन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझने लेनी होगी। हाँ, अभी मैंने संसद नहीं पढ़ाया है, लेकिन नाम तो आपने सुना ही होगा। तो चलिए, अगर हमें बात करनी है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आखिर भाग कौन लेता है, क्योंकि एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, और निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, और उन्हें कैसे चुना जाता है, जो निर्वाचित सदस्य आते हैं, और वो कैसे चुनते हैं फिर राष्ट्रपति को, ये सब कुछ डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि कौन भाग लेता है, मतलब ठीक है, तो कौन राष्ट्रपति को चुनता है, तो एक निर्वाचक मंडल बनता है या ठीक है, तो उसके द्वारा इनको चुना जाता है। कौन चुनता है, तो निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य कहाँ के चुनते हैं, निर्वाचित सदस्य चुनते हैं संसद के और मतलब कि राज्य विधानमंडल के। अब इसको हमें डेप्थ में समझना है, इस वजह से मैं यहाँ पे ऐसा लिख के छोड़ रही हूँ।
कौन नहीं इनको चुनता है? तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, जैसे कि राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं और 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में वो होते हैं। तो ये लोग जो हैं क्योंकि इनको वह ही चुन रहे हैं तो वो तो उन्हीं के सपोर्ट में होंगे, या जो भी हो इनको इसमें नहीं रखा जाता है। दूसरा विधान परिषद, क्योंकि हर राज्य में नहीं है तो विधान परिषद के लोग भी इसमें नहीं रखे जाएंगे। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं कि कौन कौन इसमें भाग लेता है, क्या कैसी चीज़ें चलती हैं। तो एक तरफ हम कर लेते हैं, पहले हम समझते हैं राज्य विधानमंडल, क्योंकि हमें सबसे पहले एमएलए को ही समझना पड़ेगा, तभी हम क्या समझ पाएंगे संसद में वो कैसे काम करेगा। तो राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ठीक है। यहाँ पे जो होते हैं राज्य विधानमंडल में आता है विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद क्योंकि हर राज्य में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है, तो इस वजह से कुछ राज्यों में है कुछ राज्यों में नहीं है, तो इसको कैसे चुन सकते हैं? इसको नहीं चुनते हैं। इसके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब विधान परिषद जो होती है तो उसमें एमएलए के वोट को कैसे काउंट किया जाता है, यानी वोट को वैल्यू कैसे दी जाती है वो देखते हैं। तो एमएलए समझ लीजिए कोई एमएलए है, मतलब मैं ही एमएलए हूँ एक जगह की, ठीक है। और तो कैसे मेरी वोट की वैल्यू निकालेंगे? तो इस राज्य की, जिस राज्य से मैं हूँ या आप हैं, वहाँ के राज्य की पूरी जनसंख्या और एमएलए की कुल संख्या, ठीक है, गुणा करेंगे 1/1000 से। तो इससे इस फॉर्मूले में पुट करके जो भी आएगा उसको कह देंगे कि एमएलए की वोटिंग वैल्यू, ठीक है। इससे हमें उसकी वोटिंग वैल्यू मिल गई। अगर हम उदाहरण समझे सिक्किम की, तो सिक्किम की जो पॉपुलेशन है वो एग्जैक्टली आपको मुझे याद नहीं आ रही, शायद 20-30 लाख इतना ही कितना ही है, और वहाँ के एमएलए की संख्या, तो वहाँ के एक जो मतलब कि एमएलए होते हैं उनकी वोटिंग पावर होती है 7, और वहाँ पे टोटल 32 मतलब मेंबर्स हैं। तो इस तरीके से एक की निकाल आएगी। ऐसी टोटल का करेंगे ना तो 4033 यहाँ पे लोग होते हैं, और इनकी पूरी जो टोटल वोटिंग वैल्यू होती है वो 5,43,231 या 431 ऐसा कुछ बनता है। लेकिन वो नंबर्स याद रखने ज़रूरी नहीं है, समझना ये ज़रूरी है कि मतलब कि यहाँ की प्रोसेस क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एमएलए जो हैं वो होते हैं। अब संसद में क्या स्थिति चल रही है, तो संसद का समझिए। संसद में जो हैं वो यहाँ के टोटल लोग कितने हैं? 4033 है ना। अब यहाँ की मतलब कि एग्जैक्टली देख लेना कि 4000 कुछ ऐसे ही हैं। नंबर्स पे मेरा फोकस नहीं है, क्योंकि नंबर्स तो नहीं पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कॉन्सेप्ट, तो उसी को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अब संसद की बात कर रहे हैं, तो संसद में संसद में जो एमपी होते हैं उनकी वोटिंग की उनके वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? तो जितने भी टोटल एमएलए हैं और यहाँ पे जो एमपी की संख्या है गुणा वैसे ही कर देंगे और इससे निकल आएगा। तो एक एमपी की जो वोटिंग पावर होती है वो 700 के आसपास होती है, और जो टोटल हैं वो कितने हैं? 776 हैं। कैसे 776 हैं यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि हम क्या बात कर चुके थे। एक जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 543। बाकी 2 लोग मतलब कि आंग्ल भारतीयों का था जो कि 1920 में ख़त्म हो गया है प्रावधान, तो 243 इधर से और राज्यसभा से 233। क्यों राज्यसभा से 233? 245 तो हैं क्योंकि वो 12 तो माइनस हो गए ना, क्योंकि वो मनोनीत थे। तो यहाँ पे जो टोटल हैं वो 776 लोग हैं। तो इस तरह से इनकी वोटिंग पावर हमने निकाल ली। अब ये तो हो गया कि अब इनकी भी उतना ही, अगर इसको हम वो करेंगे तो इनका भी 5,43,200 के आसपास बनेगा। तो 5 लाख इधर 5 लाख इधर, टोटल हो गया 10 लाख कुछ, ठीक है। तो ये तो बता दिया हमने कि इतने लोगों की वोटिंग वैल्यू इतनी हो गई। लेकिन अब बात करेंगे कि चुना कैसे जाएगा, विधि कौन सी, पद्धति कौन सी यूज होगी। तो समानुपातिक पद्धति। अब समानुपातिक पद्धति का मतलब क्या होता है? समान अनुपात में दे दो, यानी कि
सबको वोटिंग देनी है। जैसे कि हमारे यहाँ तो गांव में जो लोग खड़े होते हैं तो एक इंसान एक को ही वोट दे सकता है, राइट। लेकिन जो वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको हर एक को वो करना पड़ता है, हर एक को वोट देना पड़ता है। फिर उसके अकॉर्डिंग चुना जाता है, देखा जाता है कि क्या कैसी चीज़ें हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ये है राम, ये है श्याम और ये है रहीम, ठीक है। कोई भी नाम रख लीजिए, मैंने तो ऐसे ही रख दिए। अब मुझे मतलब कि वो दिया जाता है पर्ची कि लिखो, तो मैं लिख दूँ कि इनको मैंने 1 दिया, इनको 2, एक को 3। मेरा भाई आए, वो कहे नहीं इनको तो 2 देंगे, इनको पहली वरीयता देंगे, इनको तीसरी वरीयता देंगे। मेरी बहन आती है, फिर वो कहती है नहीं मैं तो इनको एक तीसरी वरीयता दूँगी, इनको दूसरी वरीयता दूँगी और इनको फर्स्ट वरीयता दूँगी। फिर मेरी माँ आती हैं और वो कहती हैं कि मैं तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब वरीयता दूँगी, इनको दूसरी वरीयता दूँगी और इनको तीसरी वरीयता दूँगी। फिर मेरे डैडी आते हैं और फिर वो देते हैं कि इनको हम तीसरी वरीयता देंगे, इनको पहली वरीयता देंगे और इनको दूसरी वरीयता देंगे। अब क्या होगा, देखा जाएगा कि किया जाएगा कि राम को यानी आर को कितना है, तो आर का देखें तो 1 पहले स्थान पे इनको 2 लोगों ने रखा है। श्याम के लिए कितने लोगों ने रखा है, 2 लोगों ने रखा है, ठीक है। लेकिन ए जो है इनको तो 1 नहीं रखा है, तो इनके कट गए, ठीक है। अब इनने जो वरीयता क्रम में अपनी वरीयता दी है वो किसको दी है, तो इनको वरीयता क्रम में देखें तो इन्हें 3 वरीयताएं मिली हैं दूसरे क्रम में, तो जो इनके हैं वो इनको एकल हस्तांतरणीय मतलब इनके जो हैं वो हस्तांतरित हो जाएंगे। तो इस वजह के से श्याम जो है वो विनर बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें थर्ड 2 बार मिला हुआ है। और मतलब इतना वो करने की ज़रूरत नहीं, मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ना कि उसको वो करके बता रही हूँ। तो ये तो निर्वाचन की बात हो गई कि निर्वाचन इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे एनालाइज करें आप एक चीज़ को कि सबकी वोटिंग पावर 700 है एमपी में, तो एमपी यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जो वोटिंग वैल्यू है राष्ट्रपति के उसमें वो इक्वल है, सबकी समान है, लेकिन अलग अलग राज्यों को अलग अलग दी गई है। तो जब कभी ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाए या ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपको याद रखना है ये चीज़, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कि एक राष्ट्रपति को निर्वाचित होना है तो अर्हताएं क्या हैं, कब उसको हम माने कि हाँ वो लायक है इसके। तो सबसे पहले तो उसका उम्र देखेंगे, हम नागरिकता देखेंगे तो पहले तो कि वो भारतीय नागरिक है, हाँ है भारतीय नागरिक, जैसे मैं हूँ तो हूँ। अब दूसरी जो मतलब कि अर्हता है वो है कि 35 वर्ष से आपको ज़्यादा का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या हो गई, फेल हो गई, कोई पास हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा है कि ना मतलब लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए जो भी मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, आरपीए एक्ट 1951 का, या जो भी चल रहा होगा करेंटली कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो भी चीज़ें लग रही होंगी आपको उसमें योग्य होना पड़ेगा, ठीक है। फिर कुछ शर्तें हैं जो कि हम आगे देखेंगे। आपको लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, आपको दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। गई मेरी दूसरे, हाँ तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल सी चीज़ें आप वैसे ही समझ लोगे। और आपको किसी भी विधायिका का हिस्सा नहीं होना चाहिए, विधायिका का आप भाग नहीं होंगे, विधायिका का आप भाग नहीं होंगे, हिस्सा नहीं होंगे। तो ये चीज़ है, तो ये इतनी अर्हताएं आपको ध्यान में रखनी है। अब शर्तें क्या हैं, अगर आप राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या शर्तें माननी पड़ेंगी। तो एक तो आपको कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे कि आपको राष्ट्रपति भवन मिलेगा रहने के लिए, और आपके मतलब कि
कार्यकाल के दौरान आपके जो वेतन भत्ते हैं वो कम नहीं किए जा सकेंगे। आपको मतलब कि फौजदारी मामलों में तो आपको कोई सज़ा दे ही नहीं जा सकती है, लेकिन दीवानी मामलों में भी आप पर काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 महीने पहले वो लेनी पड़ेगी। हम जब निर्वाचन पढ़ रहे थे तो निर्वाचन की पद्धति में हमने सीधा पद्धति तो देख ली थी। एक चीज़ बताना, मैं तब शायद मैंने ध्यान नहीं दिया बताने का, कि जो 50 अनुमोदक होने प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक, यानी कि 50 लोग ये कहते हुए, वो खुद थोड़ी आएगा कहने के लिए, राष्ट्रपति हैं, महामहिम है, देश का सर्वोच्च पद है, तो वो खुद नहीं ये कहेंगे कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। 50 लोग प्रस्ताव रखेंगे कि देखिए ये राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं, और फिर 50 लोग आएंगे और कहेंगे कि हाँ हम अनुमोदित करते हैं कि हाँ ये राष्ट्रपति इनको बनाया जाए। अब यानी कि एक संसद से भी हो सकते हैं, राज्य विधानमंडल से भी हो सकते हैं, ऐसे 100 लोग हो जाएंगे। तो ये अनुमोदक और प्रस्तावक की भी आप चीज़ याद रखेंगे कि निर्वाचन में इसका भी एक महत्व है। अब बात करते हैं हम शपथ की। तो शपथ जो है वो कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर वो ना हो तो कोई वरिष्ठ जज दिलाता है, मतलब मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो जो भी उस टाइम पे वरिष्ठ हों वो दिलाते हैं। अगर वो भी नहीं है तो और कोई जज होगा तो वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस के बिहाफ पे। तो इस तरीके से वो हो जाता है। पद अवधि की बात करें तो पद अवधि बताई गई है कि जो पद अवधि राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट, ये 5 वर्ष तक वो रहेंगे। लेकिन यहाँ पे 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या ज़रूरी हैं बातें? कि अगर सोच लो कि 5 वर्ष हो गए हैं लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होकर नया राष्ट्रपति नहीं आया है, तो ये तब तक रहेंगे जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। ये जो है त्यागपत्र जो है, ये त्यागपत्र दे देंगे किसको? चीफ जस्टिस इंडिया को? बिल्कुल नहीं, ये किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं अगर पदावधि की, कार्यकाल की बात करें तो एक व्यक्ति 1 से ज़्यादा बार, 2 से ज़्यादा बार, 4 से ज़्यादा बार, जितने 4 से ज़्यादा बार बन सकता है। अगर सबसे बड़े कार्यकाल की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है, और भी बाकी कई 1-2 लोगों ने 2-2 टर्म कंप्लीट की हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब हमें बात करनी है पद रिक्तता की, और पद रिक्तता में ही एक भाग सा रहेगा जो महाभियोग रहेगा। तो पद रिक्त कब हो सकता है? पद रिक्तता का मतलब समझो कि पद जो है वो खाली हो गया है। कैसे कैसे हो सकता है? या तो कार्यकाल क्या हो गया है? पूरा हो गया है। कार्यकाल जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, एक कंडीशन ही है। दूसरी है त्यागपत्र दे दें राष्ट्रपति। ठीक है, त्यागपत्र दे दें। तीसरा है कि पद रिक्त तब हो सकता है जब वो मतलब कि दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या मतलब कि कुछ भी मृत्यु हो। ठीक है, तो दिवालिया हो जाएं या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाएं, ये हो सकती है। मृत्यु हो जाए उनकी, या फिर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाए और उसके द्वारा उन्हें हटा दिया जाए, या फिर चुनाव जो है वो रद्द हो जाए। ठीक है, चुनाव रद्द हो जाए या कोई भी कंडीशन हो जाए। तो अगर कार्यकाल पूरा हो चुका है तो यहाँ पे तो पता ही है कि नया जो है राष्ट्रपति आना है, और नया राष्ट्रपति आना है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की ज़रूरत नहीं है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? अगर राष्ट्रपति नहीं है किसी भी स्थिति में तो कौन बनता है? वाइस प्रेसिडेंट बनता है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते, वो तो होते ही हैं। तो ऐसे हायरार्की चलती है कि अगर जो है मतलब कि उपलब्ध वर्तमान में उसको बना देंगे। लेकिन यहाँ पे कार्यवाहक की ज़रूरत ही नहीं रहती है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की, क्योंकि जो नेक्स्ट राष्ट्रपति आने वाले हैं वो वर्तमान राष्ट्रपति को रिप्लेस कर देंगे, तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन त्यागपत्र सडनली होता है। क्या पता कि उन्हें किसी को क्या पता कि वो त्यागपत्र दे देंगे, या फिर किसी की मृत्यु वो भी सडनली होती है। नहीं है पता कि नए राष्ट्रपति
कब आएंगे, कौन बनेगा, कब तक के निर्वाचन हो रहा है, मृत्यु हो महाभियोग प्रक्रिया चल गई, वहाँ पे भी टाइम नहीं पता चलता। तो इन सभी कंडीशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है और अधिकतम 6 माह, ठीक है। तो 6 माह के अंदर ही अंदर 6 माह के अंदर क्या कराना पड़ता है, नया चुनाव करके नए राष्ट्रपति को लेके आना पड़ता है। तो ये हो गया पद रिक्तता, और हमने समझ लिया कि कार्यवाहक कब बनाए जाते हैं, कब नहीं बनाए जाते हैं। अब इसी में महाभियोग शब्द आए, तो महाभियोग समझ लेते हैं कि महाभियोग क्या है। महाभियोग द्वारा भी हटाया जाता है ना, तो महाभियोग प्रक्रिया के बारे में जो है वो 61वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम अच्छे से आर्टिकल 61 यानी कि महाभियोग। अब महाभियोग के लिए आधार जो है वो बताया गया है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है संविधान में। तो जब भी कहा जाए किसी भी चीज़ के लिए कि ये चीज़ संविधान में एक्सप्लेन की गई है, तो ज़्यादातर मानना कि एक्सप्लेन नहीं की गई है, शब्द बस बता दिया है और छोड़ दिया गया है खुले सांड की तरह। फिर मतलब कि न्यायपालिका जाके और बताए कि ये होता है, वो होता है, इसका अर्थ। तो ऐसे हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। तो अब पहले तो आधार देख लेते हैं, किस आधार पे। तो संविधान के उल्लंघन करने पर जो है वो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। संविधान का उल्लंघन करने पर, ठीक है। अब मतलब कि जो ये प्रोसेस होगी स्टार्ट, वो कहाँ से होगी, किस सदन से स्टार्ट होगी। तो कहाँ स्टार्ट होगी, पहला तो राज्य विधानमंडल ऐसा करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इधर ही क्रॉस लगा दिया। कहाँ पे होगी, संसद में होगी। संसद के किस सदन में होगी, किसी भी सदन में हो सकती है, लोकसभा में भी हो सकती है, राज्यसभा में भी हो सकती है, तो दोनों पे टिक लगाया जाए। अब राज्यसभा या लोकसभा जिसने भी इसको स्टार्ट किया है, तो जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर 1/4 लोगों को क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करना पड़ेगा। 1/4 सदस्यों को क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करके उसको लाना पड़ेगा कि हाँ हम समझते हैं कि ऐसा हुआ है कि इन्हें हटाया जाना चाहिए। तो ऐसा किया जाता है। फिर उसी सदन में पारित होने के लिए जो है वो विशेष बहुमत लगता है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 उस सदन के 2/3 लोगों को इसके पक्ष में वोटिंग करनी पड़ेगी। जब एक सदन से ये काम हो चुका है तो दूसरे सदन में जाएगा, मतलब जांच होगी, जांच के बाद में जो दूसरा सदन है उसमें जाएगा और उसमें दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित होना पड़ेगा। और जब विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। अब आप राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस टाइम पे राष्ट्रपति क्या कर रहे होंगे। तो राष्ट्रपति को मतलब जब भी ये प्रस्ताव लाया गया है, जब भी इस पे काम चल रहा है, तो वहाँ पे खड़े होकर अपना मत रखने का, अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। और ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि ऐसा महाभियोग लगाया जाता है। अभी तक भारत में किसी पे महाभियोग नहीं लगा है, भारत में के किसी भी राष्ट्रपति पे। तो ठीक है, ये सिर्फ समझने की चीज़ है, थ्योरेटिकल ही है, अभी प्रैक्टिकली हुआ नहीं है भारत में, और ना हो, ज़रूरत ही नहीं है, इतना चुन के आए हैं, कहाँ से होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम शक्तियों की। तो शक्तियाँ, ठीक है, अब शक्तियों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्तियाँ या कार्यपालिकीय शक्ति या कार्यकारी शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, वीटो की शक्ति है, वीटो पावर, क्षमादान की शक्ति है, न्यायिक शक्तियाँ हैं और अन्य शक्तियाँ हैं। तो एक एक करके समझते चलते हैं। सबसे पहले आते हैं विधायी शक्तियों पर। अब विधायी शक्तियों में शक्तियाँ, पानी पी ले। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वित्तीय शक्तियाँ पढ़नी हैं। अब वित्तीय शक्तियों के लिए जब मैं संसद पढ़ाऊँगी तो तब आपको आँख कान नाक खुले रखना है, क्योंकि वहाँ के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश करूँगी तो आपको इजीली समझ में आएगा। वैसे मेरा कैमरा
माइक ऑन है या नहीं, मैं थोड़ा सा ये चेक कर लूँ। हाँ, है ऑन। तो जो संसद है वो संसद के जब आर्टिकल्स हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे अगर आपको संसद के आर्टिकल्स नहीं आते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए वहाँ के लिए, ठीक है। वहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल जैसे 79 में है संसद का गठन, 80 में है राज्यसभा की संरचना, यहाँ लिख ही देती हूँ, ठीक है। 79 में है संसद का गठन, 80 में है लोकसभा की राज्यसभा की संरचना, 81 में है राज्यसभा की संरचना, 82 में है पुनर्गठन के बाद। तो ऐसे ही जब आप पहुंचते जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको आर्टिकल 85। यहाँ पे बताया गया है कि जो सदन है ना, इसको मतलब कि जो सत्रावसान, स्थगन और विघटन, इन सब के बारे में बताया गया है। तो जो संसद का सत्र है ना, उसको कौन बुलाता है? संसद की बैठक बुलाना, सत्र मतलब कि सत्रावसान कर देना, और यहाँ तक कि सदन का तक विघटन कर देना, ये सब कुछ जो करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। फिर आर्टिकल 86 है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति हैं जो वो संबोधन करेंगे। तो हर साल और हर एक नए लोकसभा के गठन के बाद, न्यू लोकसभा के गठन के बाद जो है वो पहली बैठक को क्या करते हैं? पहली बैठक को संबोधित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आर्टिकल 47 जाएंगे ना आप, तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, ठीक है। तो उसके बारे में वो भी क्या है? एक विधायी शक्ति ही है राष्ट्रपति की। फिर 88 में तो महान्यायवादी है, वो कुछ नहीं। अब आएंगे हम आर्टिकल कौन से? 108। तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है वो भी राष्ट्रपति के पास में है। और जो यहाँ के सदस्य होंगे उनकी निर्भरता के बारे में इलेक्शन कमीशन के परामर्श के बाद में जो अंतिम निर्णय देंगे, दल बदल की बात नहीं कह रही हूँ, नॉर्मल निर्भरता की बात कर रही हूँ, तो उस पर भी जो काम किया जाएगा वो राष्ट्रपति तय करेंगे अंतिम रूप से। और एक और बीच में आर्टिकल पड़ेगा कि जब लोकसभा पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, अगर उनका पद रिक्त है, पद रिक्त की बात चल रही है, अनुपस्थिति की बात नहीं चल रही है। अनुपस्थिति में तो वो तालिका बनाई जाती है, उनके सदस्य 10-10 सदस्य रखे जाते हैं तो उनको ले लिया जाता है। लेकिन अगर पद रिक्त है तो राष्ट्रपति किसी भी इंसान को अध्यक्षता सौंप सकता है कुछ समय, मतलब कि तुरंत के तुरंत, क्योंकि काम तो नहीं रुकना चाहिए ना। तो पद रिक्त होने पर, किसका पद रिक्त होने पर? पीठासीन अधिकारी यानी प्रेसिडिंग ऑफिसर, जो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति है, इनके लिए। और संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। अब बात करें तो अनुमति, विधेयक पर इनको अनुमति देनी होती है। तो इनकी अनुमति के बिना कोई विधेयक, कानून बन ही नहीं सकता, अधिनियम बन ही नहीं सकता। तो इनके पास में वीटो पावर है। अभी हम देखेंगे कि इनके पास में कौन कौन सी वीटो पावर है। जस्ट अ मिनट, बस थोड़ा सा होल्ड डाउन करें। चलिए होल्ड मत कीजिए, सीधा ही देख ही लीजिए कि वीटो पावर क्या क्या, कैसा कैसा होता है। और फिर अध्यादेश भी हम देखेंगे। वीटो पावर, अध्यादेश, इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वीटो पावर क्योंकि मतलब विधेयक पे अनुमति देना, और जो राज्य के विधेयक हैं उनको भी राज्यपाल क्या कर देता है कि चलो ये ना राष्ट्रपति से पहले पूछेंगे, फिर उस पर हाँ या ना का जवाब देंगे हम। अध्यादेश की शक्ति हो गई, ठीक है। तो ये जो है अध्यादेश की शक्ति हो गई। ये सब विधायी प्रक्रिया या विधायी शक्तियाँ हैं एक राष्ट्रपति की। सोचो, ना लोकसभा ना राज्यसभा चाहिए और कानून बना देंगे किसी भी संघ के विषय की सूची पर राष्ट्रपति। तो कितनी बड़ी शक्ति होती है। वीटो पावर पूरा लोकसभा से, राज्यसभा से पारित होके आ गया है इनके पास में चीज़, फिर उस पर हाँ कहें ना कहें, कितनी बड़ी पावर है। तो हाँ, इन्हें खूब पावर दी गई है सैद्धांतिक तौर पे। अपने मन से कुछ भी नहीं करते। ये सब कुछ जो मंत्रिपरिषद है ना,
वो करवा रहा होता है। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। वैसे दिखता ही है कि राष्ट्रपति को ये सारी शक्तियाँ, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं है। ये सारी शक्तियाँ मिली हैं हमारे प्यारे प्यारे मंत्रिपरिषद को। और मंत्रिपरिषद में कौन होता है तो हम आगे पढ़ेंगे अभी। मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74, 75, 76, 77, 78, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। अब इनको हम पॉलिश कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे। मतलब कि वीटो की पावर यानी कि 111वां आर्टिकल यानी विधेयक पर अनुमति की चर्चा करता है, ठीक है। तो अब आसानी से समझ में आ जाएगा। हिला दिया मैंने कैमरे को। तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि वीटो पावर के बारे में बताया था, यानी कि विधेयक पर अनुमति ऐसा आर्टिकल कहता है 111। वीटो पावर एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो विधेयक जो होते हैं वो संसद पारित कर देती है, लोकसभा राज्यसभा से। इसकी पूरी प्रोसेस हम संसद का जो वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि साधारण विधेयक कैसे पास होता है, धन विधेयक कैसे पास होता है और संविधान संशोधन विधेयक कैसे पास किया जाता है। तीनों का अलग अलग प्रोसेस है थोड़ा थोड़ा। तो अब विधेयक जो ये पूरी जो बात चल रही है साधारण विधेयक पे चल रही है। संविधान संशोधन पे आप वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते, यानी राष्ट्रपति को कोई हक नहीं है कि जब लोकसभा और राज्यसभा ने 2/3 बहुमत के साथ में पारित कर दिया है कोई विधेयक तो राष्ट्रपति उसमें टांग अड़ाए, ठीक है। तो उधर पे नहीं कर सकते, इधर पे कर सकते हैं। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात, धन विधेयक पे तो धन विधेयक को मतलब अस्वीकार कर सकता है ना, लेकिन पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं और ना वो रोक कर रख सकते हैं, ठीक है। तो उन विधेयकों पे नहीं है, ये साधारण विधेयक के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है अगर वो संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति या तो हाँ कह देंगे तो अधिनियम बन जाएगा, यानी कि कोई वीटो पावर यूज़ नहीं होगी। अगर इन्होंने अस्वीकार कर दिया तो आत्यंतिक वीटो पावर यूज हो जाएगी, इसको एब्सोल्यूट वीटो पावर बोलते हैं। दूसरा एक सिचुएशन क्या बन सकती है कि राष्ट्रपति कहेंगे नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, यानी कि मंत्रिपरिषद ही कह रहा होगा इनडायरेक्टली, तो पुनर्विचार के लिए लौटा देना किसी विधेयक को। तो संसद अगर एक तो ये है कि संसद मान ले कि हाँ इसमें कोई कमी होगी और उस पर काम ना करे, लेकिन दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि संसद उसे पुनः पारित करके फिर से राष्ट्रपति के पास में भेजे। अगर राष्ट्रपति के पास में पुनः भेजता है साधारण बहुमत से पारित करके, तो भी राष्ट्रपति को बाध्यकारी है कि अब भैया मना मत कर देना, अब हाँ कह के अधिनियम बनाने दो, ठीक है। तो ये है। अगर और इसको जो कहते हैं वो कहते हैं निलंबनकारी वीटो, यानी कि सस्पेंडेड वीटो। अब सस्पेंड कर दिया ना कुछ टाइम के लिए, लेकिन वापस से तो मानना ही पड़ेगा। फिर एक है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को पॉकेट वीटो ही हिंदी में इंग्लिश में बोलते रहते हैं। जब कभी क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में तो कहा नहीं है कि अमेरिका की तरह कि 10 दिन के अंदर हाँ या ना में जवाब देना है। यहाँ पे तो ये है कि तुम हाँ बोल सकते हो, ना बोल सकते हो, आज बोल सकते हो, 5, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, कभी भी बोल सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है राष्ट्रपति कुछ कहते ही नहीं है, छोड़ देते हैं खुला, मतलब ऐसे ही कुछ नहीं कहेंगे, तो उसको बोलते हैं वीटो पावर, ठीक है। अब विधेयक की बात करें तो ये केवल साधारण विधेयक पे लागू है। वीटो पावर की क्या ज़रूरत पड़ी, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो कई दफ़ा क्या होता है कि हमने उस समय लगा कि ज़रूरत है, पास कर दिया साधारण विधेयक से कोई विधेयक, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार इसकी ज़रूरत नहीं थी, या फिर जल्दबाजी में कोई अपन ने विधेयक पास कर दिया। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए वीटो पावर का यूज किया जा सकता है और वीटो पावर हमारे संविधान में रखी गई है। अब हम इसी तरीके से समझेंगे एक और इम्पॉर्टेंट विधायी शक्ति के बारे में, जिसका नाम है अध्यादेश। तो अध्यादेश कब आता है, कौन लेके आता है, तो वो तो हमें पता ही है कि मंत्रिपरिषद इनडायरेक्टली और डायरेक्टली राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश की उनके पास में शक्ति है। तो कौन अध्यादेश, पहले लिख देती हूँ मैं अध्यादेश। अब अध्यादेश के बारे में आर्टिकल 123 में बताया गया है। आर्टिकल 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पास में शक्ति है अध्यादेश पारित करने की। तो किसके पास कौन अध्यादेश लेके को वो करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। कब, तो जब अति आवश्यक हो, मतलब ऐसा उसके बिना काम ही नहीं चल रहा हो, तो कार्यवाही करना क्या हो, आवश्यक हो।
कार्यवाही करना आवश्यक हो। दूसरा क्या, जब जो लोकसभा है उसका सत्र ना चल रहा हो या विघटन हो गया हो, क्योंकि विघटन इसी का हो सकता है। राज्यसभा का भी सत्र अवसान हो सकता है। तो जब सत्र अवसान हो दो सदनों या दो में से एक सदन का, या लोकसभा जो है विघटित हो, क्योंकि दोनों से ही पारित होगा तभी वो कानून बनेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या लेके आया जा सकता है, अध्यादेश। अब अध्यादेश की कुछ सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यादेश मुंह उठा के किसी भी चीज़ पे आ गया, नहीं। अध्यादेश के विषय जो है वो डिफाइन है कि एक तो संघ के विषय की सूची पे या संवर्ती विषय की सूची पे ही मतलब कि अध्यादेश लाया जा सकता है। दूसरा, अध्यादेश जब लाया जाता है तो उसको ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्री जाके, मतलब जिसके बारे में है ही नहीं कुछ, वहाँ पे जाके वो कर दें, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन गया किसी अध्यादेश में। अगर सपोज ऐसा कह दें तो क्या वो मान्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा मान्य। तो ये चीज़ें हैं। और अब अगर बात करें, विषय हो गया कब होगा, कुछ मर्यादाओं की बात की थी मैंने। तो मर्यादाएं ये हैं कि ये जो अध्यादेश लागू हो गया तो ये जब नया संविधान, मतलब नया सत्र चलने लगा और उसने मना कर दिया तो 6 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगा। हाँ कह दिया तो वो कंटिन्यू, और उसको पारित कर दिया तो वो कंटिन्यू रहेगा। और ऐसे अधिकतम अध्यादेश, क्योंकि वो जो सत्रावसान होता है वो 6 महीने के उस अंतराल के लिए होता है, तो अधिकतम 6 माह तक चलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बता दिया है मैंने। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में। तो ये डन है। अब हमें बात करनी है किसकी? कार्यकारी शक्तियों की। तो यहाँ से मैं शक्तियाँ नहीं मिटाती हूँ, पूरा गंदा हो गया है। माइक ऑन है या नहीं, मुझे माइक का टेंशन रहता है, क्योंकि मैंने 2-2 घंटे की वीडियोज़ बना दी हैं और माइक उसमें काम नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम रहता है। कार्यकारी शक्तियाँ बड़ी ईजी है। बस एक चीज़ याद रखो कि जितने भी काम किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। ठीक है, और जो कार्य का वितरण करने के लिए कि किसको क्या विभाग देने हैं, वो उसके लिए राष्ट्रपति नियम बनाता है। जो नियुक्तियां हैं, अब नियुक्तियां किस किस की मान लो, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी हो गया, यूपीएससी, और इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, कैग हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, इन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कई लोगों का तो कार्यकाल ही इनके प्रसाद पर्यंत चलता है, जैसे राज्यपाल हो गए, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, मतलब कैग हो गए, महान्यायवादी कहना था, महान्यायवादी हो गए। तो इनके मतलब कि राष्ट्रपति के उस पे रहते हैं। और मतलब कि कार्यकाल जो है, कार्यालय जो हैं वो भी एक तरीके से कार्यालय बोल दिया मैंने, सॉरी, कार्यकाल जो मैं बता चुकी हूँ। अब इन लोगों को हटाता भी कौन है? तो राष्ट्रपति ही हटाते हैं। यहाँ तक कि जिनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं उनको हटाते राष्ट्रपति हैं, क्योंकि जिसने आपको नियुक्त किया है वही आपको नहीं हटा सकता, उससे ऊपर लेवल का व्यक्ति आपको हटा सकता है। तो हटाते हैं बहुत सारे लोगों को। फिर जो प्रधानमंत्री हैं उनसे उन सभी चीज़ों से पे मतलब कि जानकारी लेते हैं, जो भी विधायी प्रक्रिया वगैरह चल रहे होते हैं। अगर कोई मंत्री है किसी चीज़ पे काम करने के लिए या विधेयक पे बात करता है तो उसके बारे में कहते हैं कि उस पे काम जो भी है तो वो देख लेना एक बार, ऐसा थोड़ा सा बड़ों की तरह देख लेना, इस तरीके का कहते हैं। जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उसको
जनजाति क्षेत्र घोषित करते हैं। यूनियन टेरिटरीज़ में जो प्रशासक होते हैं और जो भी लोग होते हैं उनको उनकी नियुक्ति करना, वहाँ का प्रशासन एक तरीके से राष्ट्रपति के ही हाथ में होता है। और जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है उसका गठन भी यही करते हैं। फाइनेंस कमीशन का तो मैंने बता ही दिया। तो ये सारे कार्यकारी शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब बात कर लेते हैं वित्तीय शक्तियों की। तो वित्तीय शक्तियों में जो है वो फाइनेंस कमीशन का की नियुक्ति भी यही करते हैं, मतलब जो आयोग है उसका गठन भी जो है उसका गठन यही करते हैं। जितने भी अनुदान की मांग होती हैं वो इन्हीं के अनुमति के बाद रखी जाती हैं। और जो बजट है ये संसद के समक्ष यही रखवाते हैं। और जो खर्च किया जाता है वो इनके उसके बाद में किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं वित्तीय न्यायिक शक्तियों की। कूटनीतिक शक्तियाँ जान लीजिए। तो कूटनीतिक शक्तियाँ क्या होती हैं कि दूसरे देशों के मतलब कि राजदूत आए भारत, और भारत के जो राजदूत दूसरे देशों में जाते हैं तो उनकी नियुक्ति करना, उनको वहाँ पे भेजना, रिसीव करना, ये सब ये कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों को देखना और ये सब ये कहते हैं। सैनिक शक्तियों की बात करें तो तीनों सैनिकों के जो सेना प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। और तीनों सेनाओं में जो संबंध बना के रखना एक तरीके से वो इनका काम होता है। तो ये हो गया। अब आपातकालीन संबंध। तो आपातकालीन संबंध हम अच्छे से आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ेंगे भाग 18 में। तो थोड़ा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कम ही कर रही हूँ क्योंकि वो दोबारा ही पढ़ना एक भाग ही है सीधा आपातकालीन उपबंध के बारे में। तो यहाँ पे ये है कि, लेकिन ये कह सकते हैं कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल यानी जो नेशनल इमरजेंसी है वो राष्ट्रपति ही उसकी घोषणा करते हैं, या वित्तीय आपातकाल हो गया और राष्ट्रपति शासन, ये सब कुछ इनके पास होती हैं शक्तियाँ। और अब आ जाते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। और न्यायिक शक्तियों में क्योंकि हमें पढ़ना है एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान शक्ति के बारे में। तो एक तो ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए और हाई कोर्ट के जज हो गए, इनकी नियुक्ति ये करते हैं। दूसरी न्यायिक शक्ति इनके पास में है कि ये किसी को भी क्षमा कर सकते हैं और उसकी कोई जांच भी नहीं की जाएगी। तो इसको भी हम देख लेते हैं अब, ठीक है, इसको साफ करने के बाद। तो ये क्षमादान शक्तियों की बात करें तो राष्ट्र में राष्ट्रपति को दी गई हैं और राज्यों में राज्यपाल को दी गई हैं। क्षमादान का अर्थ होता है, मतलब इंग्लिश में पार्डन, हिंदी में क्षमादान। इसमें दंड और अपराध दोनों को पूरी तरह से दोष मुक्त मान लिया जाता है। अपराधी को पूरी तरह से फ्री है वो, अब उस पर जो भी चार्जेस थे वो पूरी तरीके से खत्म है, मान लिया है, उसने वो किया ही नहीं एक तरीके से, ठीक है। लघुकरण क्या होता है कि सज़ा का स्वरूप जो है या प्रकार जो है उसमें परिवर्तन कर दिया। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी को पूरी ज़िंदगी के लिए मृत्युदंड दिया गया था तो उसको अब आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। परिहार यानी कि मतलब मान लो कि समय अगर बहुत ज़्यादा था तो उसमें कमी कर देना, उसकी प्रकृति को कम कर देना एक तरीके से, ये सही रहेगा। विराम की बात करें तो किसी विशेष परिस्थिति में, मतलब मान लो कि कोई औरत है वो प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में क्या कर दिया जाएगा कि अभी विराम लगा दो, रोक दो, ठीक है। प्रविलंबन जब तक के अंतिम रूप से मंत्री मतलब राष्ट्रपति बता नहीं देते तब तक सस्पेंडेड रखना, तो थोड़ा सा रोक के रखना, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो है हमें देखनी है राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में अंतर। तो राष्ट्रपति सभी विषयों पे दे सकता है, मतलब सभी विषयों पे और सभी न्यायालयों के लिए, यानी कि चाहे वो सैन्य न्यायालय हो, चाहे वो ये जो आम न्यायालय हैं उनकी बात हो, चाहे कोई भी न्यायालय की बात हो, ये सभी विषयों पे कर सकते हैं। मतलब कि संघ के विषय पे, राज्य के विषय पे और संवर्ती विषय पे, ये उसी राज्य से संबंधित सूची पे जो है विषय, उसके तहत अगर आप दोषी ठहराए गए हो तो ही राज्यपाल आपको क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। और दूसरा यहाँ पे जो है वो है कि सैन्य मामलों पे एक वो नहीं कर सकता, केवल राज्य सूची पे काम कर सकता है। ये सैन्य मामलों में कोई वो नहीं कर सकता, इसमें कोई पावर नहीं है। मृत्युदंड के मामले में भी इनके पास में कोई पावर नहीं है। तो ये क्षमादान शक्ति हो गई। अब क्षमादान के बाद में अगर हम बात करें कि क्षमादान की शक्ति क्यों दी गई है, इसलिए दी गई है कि
न्याय एक हो सकता है कि किसी से गलती से हो गया हो कुछ, या जो भी है दिया गया है ऐसा, और लेकिन इसको जुडिशरी रिव्यू से अलग नहीं रखा गया है। मतलब वैसे तो आम तौर पे तो नहीं जुडिशरी रिव्यू किया जाएगा, लेकिन अगर दुर्भावनापूर्ण या मतलब कि किसी भी आधार पे इसका जुडिशरी रिव्यू नहीं किया जाएगा। दुर्भावनापूर्ण तरीके से वहाँ पे बात आ जाती है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इंसान को, जिसने सच में बहुत गलत किया है, उसको आपने छोड़ दिया तो, और न्याय व्यवस्था शर्मसार हो, तो वहाँ की बात हो जाए तो वहाँ पे तो रिव्यू करना पड़ेगा। बाकी आम तौर पे कहा जाता है कि कुछ भी हो जुडिशरी रिव्यू नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस फाइनल टॉपिक को, जिसमें हमने इतना सब कुछ पढ़ा है, जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर के रिवीजन को। सबसे पहले हमने पढ़ा था परिचय। परिचय में हमने देखा था कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो कहाँ से किस भाग में राष्ट्रपति के इस टॉपिक को रखा गया है, किस आर्टिकल से कहाँ तक के हैं। और फिर इसके बाद में हमने देखा था कि निर्वाचन कैसे होता है, कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग इस निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, क्या समानुपातिक पद्धति होती है, क्या होता है एकल हस्तांतरणीय मत की जो पद्धति होती है। फिर हमने अर्हताएँ देखी थी कि अगर वो 35 वर्ष का है, भारतीय नागरिक है, तो उसको अपन क्या कह देंगे कि हाँ आप तैयार हो अब कि आप भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। फिर शर्तें देखी थी कि आप जो हैं आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपको ये काम करना पड़ेगा। शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिला देंगे, 5 साल का इनका कार्यकाल होगा, एक अभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं। पद रिक्तता देखी थी अच्छे से, महाभियोग भी इसमें देख लिया था, और फिर शक्तियाँ बहुत सारी देख ली। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये टॉपिक काफ़ी ऐसा है कि एक एक चीज़ पे घंटों घंटों तक की वीडियोस, कई लोग 12-12 15-15 क्लासेस, 10-10 15-15 क्लासेस इसके लिए ले लेते हैं, एक एक चीज़ के लिए एक, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाल के वही चीज़ रिपीट कर करके बताते हैं। मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो में आप उसको कंसाइज वे में समझ सकें, याद कर सकें और रिवाइज कर सकें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे ही पूरे के पूरे चैप्टर्स एक प्लेलिस्ट में आपको लगे लगाए मिलेंगे। सो पॉलिटिकल साइंस बाय नेहा मैम देख लेना, तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।